भाई और बहनों नमस्कार। आज हम आपको किसान संचार की ओर से एक व्यापारिक फसल जिसे मेंथा कहते हैं उसकी खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मेंथा जिसे पुदीना कहते हैं, ये इसे हिंदी में जापानी पुदीना कहते हैं, जिसे ब्राजील, जापान, चीन, फार्मोसा और अब भारत आदि देशों में बहुत अच्छी तरह से उगाया जा रहा है। भारत में पुदीने की व्यावसायिक खेती लगभग 3 दशकों से की जा रही है। इसमें जापानी पुदीना का स्थान सर्वोपरि है और इसे कुल पुदीना का 80 से 90% क्षेत्रफल में उगाया जा रहा है। इसमें 65 से 75% मेंथॉल पाया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश इसके उत्पादन में हमारे देश में सबसे आगे है। इसके जो महत्व और उपयोगिता है वो इस तरह से है। पुदीना से प्राप्त सुगंधित तेल और इसमें पाए जाने वाले अन्य अवयवों का उपयोग व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने, मेंथॉल बनाने, टॉफी बनाने, पान के मसालों को सुगंधित करने, खांसी, सर्दी, जुकाम, कमर दर्द के लिए मरहम आदि बनाने तथा उच्च कोटि की शराब को सुगंधित करने, ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थ बनाने में भी ग्रीष्म में इसका जो है उपयोग किया जा रहा है। इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं उसकी बात करते हैं तो मेंथा की प्रजातियों को उनके मुख्य अवयवों, सुगंध और उनकी गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनकी खेती भारत के विभिन्न भागों में की जाती है। जिनके लक्षण और मुख्य अवयवों और उन्नत किस्मों का जो है विवरण वो हम ये आपको दे रहे हैं। तो मेंथा को जलवायु कैसी चाहिए? तो मेंथा को इस प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। मेंथा को कई प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। कम ऊंचाई वाले उष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्र इसके लिए उत्तम माने गए हैं, लेकिन पिपरमेंट की खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती भारत में तराई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा रही है। ऐसे क्षेत्र विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों जहाँ पर शीत ऋतु में पाला और बर्फ पड़ने की संभावना है, मेंथा खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। जहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वहाँ पर भी इसकी खेती की जा सकती है। अब हम मेंथा के लिए कैसी मिट्टी चाहिए और भूमि की तैयारी कैसे करें इसकी जानकारी देते। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से जापानी पुदीना की खेती की जाती है। तो जापानी पुदीना को मध्यम से भारी मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अब इसके लिए भूमि का pH मान 6 से 7 होना चाहिए। अत्यधिक जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि अच्छी उपज के लिए अच्छी मानी गई है। मिट्टी देर तक नमी बनाए रखने वाली हो, जो कभी कभी सूख भी सके, अधिक उपयोगी होती है। इसकी जो भूमि की तैयारी, तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, फिर विपरीत दिशा में 2 बार हल चलाएं। पुराने पौधों की जड़ों और छोटी झाड़ियों को चुनकर निकाल दें। फसल को दीमक आदि से बचाने के लिए 25 किलोग्राम लिंडेन चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में बुरकाव करना चाहिए। जहाँ तक खाद की बात है, तो पुदीना की अधिक उपज लेने हेतु मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। कम उपजाऊ भूमि में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का 200 से 250 क्विंटल मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। औसत उर्वरा शक्ति वाली मृदा में नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और पोटास 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना अच्छा रहता है। 1/3 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले खेत में बखेरकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2-3 बार खड़ी फसल में उपरिवेशन के द्वारा देना चाहिए। पहला बुरकाव रोपाई के 1 माह बाद, दूसरा 1 माह बाद और तीसरा प्रथम कटाई के उपरांत देना चाहिए। यदि पत्तियां पीली दिखाई दें तो 0.25% जिंक सल्फेट पानी में घोल कर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 1 सप्ताह के बाद करना ठीक रहता है। अब इसकी रोपाई की बात करते हैं कि पुदीने की रोपाई कैसे की जापानी पुदीने की फसल के लिए अंत्य भूस्तरीय, जिसे सकर्स कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। जबकि बर्गामाट पुदीना, जिसे मेंथा सिट्रेटा कहते हैं, में 4-5 सेंटीमीटर लंबे
ऊपरी भूस्तारी के उपयोग किए जाते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 200 से 250 किलोग्राम जड़ों की आवश्यकता होती है। मेंथा की रोपाई जो 2 तरह से की जाती है, एक तो सीधे अंतः भूस्तारी मतलब सकर्स के द्वारा। ये विधि उन परिस्थितियों में अधिक उपयोगी पाई गई है जहां रबी में खेत में कोई फसल न उगाई गई हो अथवा मेंथा की खेती प्रथम बार की जा रही हो। इन सकर्स को सीधे तैयार खेत में 60 से 70 सेंटीमीटर दूरी पर रोप दिया जाता है। रोपाई में पंक्तियों व पौधों के मध्य की दूरी का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि रोपाई जनवरी फरवरी में की जा रही है और उस खेत में 3 कटाइयाँ लेनी हो तो पंक्तियों की आपसी दूरी का ध्यान रखना जरूरी है। इस परिस्थिति में पंक्तियों की 75 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए, परंतु यदि रोपाई अप्रैल और मई में की जानी है तो उसमें दूरी कम रखी जाती है, क्योंकि ये पौधे धीरे धीरे घने हो जाते हैं। पौधों से पौधों की आपसी दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोआई देसी हल के पीछे बने कूड़ों में की जानी अच्छी रहती है। रोपाई के उपरांत सकर्स मिट्टी से ढक देने चाहिए। ध्यान रहे कि सकर्स 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरे ना जाएं। दूसरी है पौध तैयार करके फिर रोपाई। इस विधि में लगभग 500 किलोग्राम सकर्स की आवश्यकता 1 हेक्टेयर के लिए होती है। सकर्स के 9-10 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों को बोना चाहिए। इन्हें पहले फफूंदीनाशक, जिसे फफूंदीनाशक में टैफासान के घोल में 5-10 मिनट तक डुबो लें। इससे कल्ले अच्छे निकलते हैं और फसल भी अच्छी होती है। पहले वर्षा के अंत में आधे हेक्टेयर क्षेत्र में उगाए गए पौधे 10 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई की। तो उत्तर भारत की जलवायु में जनवरी से फरवरी तक इसकी रोपाई की जाती है। उत्तर भारत की जलवायु में जनवरी से फरवरी तक इसकी रोपाई की जाती है। पौधों को नाली में 60 से 70 सेंटीमीटर दूरी पर रोप दिया जाता है। सकर्स को एक दूसरे पर चढ़ा हुआ या उनके सिरों को सटाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। अच्छा तो ये रहता है कि देसी हल के कूड़ों में बुआई की जाए। अब इसमें सिंचाई और जल निकास की बात करते हैं। पौधीना की उपज और तेल की गुणवत्ता पर सिंचाई का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सिंचाई उचित समय और उचित मात्रा में की जानी चाहिए। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करें, क्योंकि पौधों की बढ़वार और विकास गर्मियों में होता है। अतः 10-12 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। कटाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी भी चाहिए, अन्यथा अंकुएं निकलने में बाधा पड़ती है। कटाई के 1 सप्ताह पूर्व सिंचाई रोक देनी चाहिए। पौधीना में जहाँ सिंचाई इतनी महत्वपूर्ण है, वहीं यह अधिक समय तक पानी में के ठहराव को सहन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए खेत में जल निकास की जो पूरी व्यवस्था हो, क्योंकि अधिक समय तक पानी ठहरने के कारण फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान भाई और बहनों, ये थी इसमें आपकी मेंथा की कुछ खेती की जानकारी। अब इसके अगले एपिसोड में हम आपको मेंथा की किस्में और उसके कीड़े बीमारी के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।